ओके सो हमने लास्ट क्लास में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स डिस्कस की थी। ये सब आपके सामने है बेटा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो हमने जितनी भी डिस्कस की थी ना लास्ट क्लास में, बेटा वो सब की सब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थे। वो सब क्या थे? सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थे। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बेटा सब लो होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों के ना, क्योंकि बेटा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी वीक होती है ना भाई, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इतनी वीक होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं मेरे बच्चे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम होते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इनके लो होते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोजन क्लोराइड तरीके से डिस्कस कर लिया था, कोवलेंट बॉन्ड्स की मीथेन सॉरी, क्या कह रहे हैं कोवलेंट बेटा बॉन्ड्स आप? की लो मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड्स की लो मेल्टिंग। हाँ लेकिन मसला ये है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड तो फिर डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, सिलिका भी होता है, उनके तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो आप ऐसे याद रखें कि ये जो हमारे पास इस तरह की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हैं, इनको हम कहते हैं बेटा सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और वो है ना, जो डायमंड और ग्रेफाइट और सिलिका है, बेटा वो जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल है वो। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों हाई होते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा दोनों हाई होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों ने मुझे जो पिक्चर सेंड की थी उसमें ये सारी डायग्राम्स मैंने इंक्लूड की हुई थी। तो कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको अभी तक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ना समझ आई हो, तो वो मुझे अभी सर बता दे बेटा। यस, सर सर मुझे लगता है बोले हमने बोले। हमने आयोनिक बॉन्ड्स की ना प्रॉपर्टीज लिखी थी, आयोनिक कॉम्पाउंड्स की। तो अब हमने, अरे लेकिन कर हमने लिए हैं। कोवलेंट की प्रॉपर्टीज नहीं लिखी थी, कोवलेंट की। कोवेलेंट की नहीं की मैंने अभी तक, मैंने आयोनिक की करवाई, अभी कोवेलेंट की मैंने नहीं हाँ करवाई। जी, ठीक है, हमें वही बता रहा था। अच्छा जी, हाँ ओके। ओके। बेटा लास्ट क्लास में डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया था कि अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज ये सिखाई थी कि आप एक काम कीजिए कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाइए और मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन के आउटर शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। आप लोग कहेंगे सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी तरह से आपके पास C2H4 भी है बेटा, ये भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से आपके पास मेथनॉल, बेटा मेथनॉल एक एग्जांपल है कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जरा देखिएगा बेटा, ये मेथनॉल है। ये क्या है? मेथनॉल है। ओके, ये आपका मेथनॉल है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को जरा गौर ये जो से दोनों देखिए। बॉन्ड्स होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम्म। होते हैं। ये जो सर्कल होते हैं, ये दोनों जी बेटा ये डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन है। होता है। अच्छा। तो लेकिन सर जो लाइक चार्जेस होती है वो रिपेल नहीं होती क्या? बेटा बेसिकली होता ये है कि सर काइंडली सेंड दीज नोट्स आफ्टर क्लास। ओके ओके। अच्छा नहीं, बेसिकली ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कार्बन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर हाइड्रोजन का होगा। तो इसलिए जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं। सो बेसिकली ये आपके पास बन गया CH3OH। इसमें आप देखें हर एलिमेंट खुश है, हर एलिमेंट खुश है। हर एलिमेंट का आउटर शेल कंप्लीट है। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 होने चाहिए, पूरे हैं। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होने चाहिए, पूरे हैं। कार्बन के आउटर शेल में, सॉरी, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 8 होने चाहिए, पूरे हैं। कार्बन के आउटर शेल में 8 होने चाहिए, पूरे हैं। गिन के देख लो जरा। मैंने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम बनाया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है उसका, सही है। मैं इसको यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ, जरा देखिएगा बेटा।
हम इसको यहाँ से कर देते हैं करेक्ट। तो देखिएगा बेटा, अब हमें करना ये है आज की क्लास में कि बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। वैसे तो मैंने उस दिन दिया था आप लोगों को, लेकिन मैं ये बता दूं कि बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आप बनाएंगे कैसे। आप वाकई में इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। आइडिया तो ये है ना यार कि आपको ये कम से कम आप सीखें कि आपको कैसे पता लगेगा कि सिंगल बन रहा है या डबल बन रहा सर है या ट्रिपल बन रहा है। बेसिकली तो सॉरी सर आपको देखना है जी बेटा। सॉरी सर सर ये जो ग्रुप 5 के होते हैं उनको 3 एटम चाहिए होते हैं ना टू बिकम स्टेबल, तो उनको उनका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जी बेटा। उनका ट्रिपल जी कोवेलेंट जी। बॉन्ड होता है। ओके। एग्जैक्टली। जी 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 जी, ऐसा ही है, यस। अच्छा जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया है। बेटा नाइट्रोजन मैंने यहाँ लिखा है कि यार नाइट्रोजन के आउटर शेल में ना आ, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के आउटर शेल में। अब आपसे मैं पूछूं यार नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल कंप्लीट करने के लिए, आप कहेंगे सर 3 और चाहिए। तो आपके पास तो 2 नाइट्रोजन है, तो तीन- तीन- सर आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्ट हुई जा रही है बार बार। आप बनाएगा। सर समझ नहीं आई आपने क्या बोला। एक मिनट। अब बेहतर है बेटा मेरी आवाज? अब बेहतर है? जी सर, अब पहले से बेहतर हो गई। जी सर। ओके। जी सर। सो नाइट्रोजन जी, नाइट्रोजन बेटा आप देखें अगर यहाँ पर, तो नाइट्रोजन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्योंकि नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 था, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 एंड सेकंड शेल कंटेन्स 5। और दूसरा ये कि मैं अगर आपको कहूं कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है, आप कहेंगे सर 5th ग्रुप में है। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस है कि उसको उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है आपके पास। सही है जी। सर सर तो एक जी सर ये एक ओके बात सर। तो बता सकते बोले। हैं कि पता कैसे चलता है कि ये एलिमेंट जो है ये डबल बना रहे हैं, ये कितने बना रहे हैं? प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई कुडंट अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ। मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, सही है बेटा? चले जी स्टार्ट करते हैं हम। हाँ 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 हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा कि Cl2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बनाएगा या ट्रिपल बनाएगा? लेट्स सपोज मैं डबल। स्टूडेंट हूँ और आप टीचर हैं। आपने सिंगल। मुझसे पूछा हाँ भाई आप बताओ कि क्लोरीन कौन सा बॉन्ड सिंगल। बनाएगा। तो मैं एज अ सिंगल। स्टूडेंट क्या सोचूंगा? मैं बोलूंगा कि यार क्लोरीन, मैं आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि क्लोरीन कौन से ग्रुप में है। आप मुझे कहेंगे कि क्लोरीन 7th ग्रुप में है। फिर मैं सोचूंगा यार जो ग्रुप 7 में होते हैं उनको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर शेल। तो उनको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेल कंप्लीट करने के लिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इट विल मेक ओनली सिंगल बॉन्ड। लेट्स सपोज अगर आप मुझसे कहें कि जरा बताओ भाई O2 में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मैं आपसे पूछूंगा कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है। आप मुझे कहेंगे ऑक्सीजन 6 में है। तो मैं सोचूंगा यार ग्रुप 6 का मतलब इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको शेल कंप्लीट करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि यार ये तो डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे चलो भाई जल्दी से बताओ नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा। मैं कहूंगा यार जरा नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर तो बताओ। आप कहेंगे नाइट्रोजन तो ग्रुप 5 में है।
तो मैं सोचूंगा यार इसका मतलब इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं मेरे बच्चे, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? आप कहेंगे सर उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो भाई जब 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से ग्रुप नंबर डिसाइड करेगा बेटा। ग्रुप नंबर डिसाइड करेगा कि इसको कौन सा बॉन्ड बनाना है। ये याद रखिएगा बस आप लोग, सही है? बेटा ओके समझ सर। आई बात जो पूछ रहा था? यस। तो इसलिए यस सर। इस तरह से आपको याद रखनी है चीजें। अच्छा, लेट सपोज बेटा मेरे पास एक एग्जांपल है C2H2। C2H2, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यार ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा। लेट सपोज अभी मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, थोड़ी देर के लिए जरा इमेजिन करना बेटा। मैं बोलूंगा यार मेरे पास 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। चलो बेटा मेरे साथ साथ रहिएगा। ये मैंने बनाया कार्बन, ये मैंने बनाया कार्बन, सही है जी। और ये मैंने बनाया एक और कार्बन, सही है जी। ओके, ओहो। फिर मैंने बनाया एक और कार्बन, सही है जी। फिर मैंने बनाए 2 हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये दूसरा। C H H, ये मैंने बना दिया। अब मैंने तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, C2H2 का बनाकर दिखाइए। अब आप सब और मैं, इंक्लूडिंग मी, मैं बोलूंगा यार अब इसको मैं कैसे कंबाइन करूं। अब इसको मैं कैसे कंबाइन करूं यार। तो आपको ये देखना है मेरे बच्चे कि सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कार्बन कौन से ग्रुप में। आप कहेंगे सर कार्बन ग्रुप 4 में है। तो मैं कहूंगा कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे कैसे कैसे, जरा देखिएगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। और मैं पूछूंगा यार हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने? आप कहेंगे सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 and 1। हाइड्रोजन के मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। अब मेरा आयशा से सवाल है, बेटा आयशा ये बताइएगा जरा कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? आयशा बताइएगा बेटा, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? यस, It need 4 electrons to make it like eight shells, like to complete the एग्जैक्टली, shell. It's eight. एग्जैक्टली। और बेटा हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? 1। 1 because 1। it's in group 1। एग्जैक्टली। तो ये देखो जरा, पहले हाइड्रोजन को हम खुश कर देते हैं, पहले हाइड्रोजन को हैप्पी कर देते हैं। ये हाइड्रोजन हैप्पी हो गया, हाइड्रोजन का आउटर शेल कंप्लीट हो गया। अब इसको जरा खुश कर दो जरा बेटा। ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, इसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि यार गिनो जरा कार्बन के कितने हो गए। आप कहेंगे सर कार्बन के 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले कार्बन के आउटर शेल में अभी 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फिर मैं आपसे पूछूंगा यार इस कार्बन के कितने हो गए। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। तो मैं आपसे फिर पूछूंगा यार कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए? आप कहेंगे सर दोनों कार्बन को 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो मैं कहूंगा बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। ये लो, ये लो, 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए आपस में। तो ये तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन का। यस, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। इसको मैं यूं अगर लिखूं तो ज्यादा शायद क्लियर हो जाए। सी सी के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, सर ये तो और सी 4 है और ना, एच के ये ट्रिपल बिटवीन कैसे हो गया? सिंगल बॉन्ड है। सर ये ट्रिपल कैसे है? इसके अंदर तो नहीं बेटा 4 है, ट्रिपल है ना। हाइड्रोजन फिर कार्बन, कार्बन 4। क्या मतलब कार्बन कार्बन 4? नो आप सर, ये कह 2 रहे हैं कि मैंने इस हाइड्रोजन कार्बन के एंड 2 साथ। कार्बन्स। हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा बेटा। तो कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन है के ना? बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओके। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। ओके, 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 ये बात सही है। ओके सर, यस। और कार्बन के बिटवीन क्या है? हम ये देख रहे हैं बेटा कि कार्बन और कार्बन के बिटवीन क्या है।
तो इस कंपाउंड में दो बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। बात समझ आ रही है मेरी बेटा? बात समझ आ रही है मेरी? जी जी हाँ सर। जी, तो सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ये बेटा आपको इस तरह से देखनी है चीजें। Group number will help you a lot. Periodic table will be given to you and you have to use the periodic table because the group number is going to tell you the group number. So after knowing the group number, you will be able to draw the structure. क्यों? कि वो आपको बताएगा कि उसके outer shell में कितने electrons हैं, how much electron it is needed to complete its octet. So it's going to decide whether the molecule is going to have single bond, double bond or triple bond. Basically ये आपको चीजें देखनी है। अब हम आ जाते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। जिस तरह से हमने आयोनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बेटा, इसी तरह से इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो एक तो बात यह है कि बेटा ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ओके, एक्सेप्ट डायमंड, ग्राफाइट एंड सिलिका। एक बड़ी काम की बात है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यूं समझ लो कि कंफ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है। बेटा आप जो कोवेलेंट होते हैं ना, जो कोवेलेंट कंटेनिंग, कोवेलेंट बॉन्ड को जो कंटेन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बेटा उनको आप मॉलिक्यूल कहें तो इट्स लाइक बेटर टू कॉल देम एज अ मॉलिक्यूल, नॉट अ कंपाउंड। लेट्स सपोज water has a covalent bond, so you can call the water as a molecule, not a compound. वाटर मॉलिक्यूल आपने सुना होगा ना बहुत दफा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ज्यादातर तो यही सुना है ना आपने बेटा। कोवेलेंट जिसके अंदर भी होगा ना, हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे बेटा। HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो ये एक टर्म है कि मॉलिक्यूल की जो टर्म है, द वर्ड मॉलिक्यूल is used only for simple covalent structure, is only used for simple covalent structure, and there is a weak force of attraction between the molecules। मॉलिक्यूल के बिटवीन वैसे जो मॉलिक्यूल अट्रैक्शन क्यों हो, बोलते हैं इनको? बेटा बेसिकली आपने देखा होगा कि हमने जब डायटोमिक किया था ना, डायटोमिक हमने जब किया था ना, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स है। तो हम इसकी मॉलिक्यूल की टर्म इसके तो लिए हम इसका क्या कर क्लोरीन रहे है हैं, ना? यूज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इसका क्लोरीन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, है। हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, एग्जैक्टली। तो मॉलिक्यूल इसलिए तो हम इनको कह रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बेटा, वो कम होती है, वो कम होती है, वीक होती है। यही तो वजह है, यही तो वजह है कि बेटा ज्यादातर, मोस्टली, मोस्टली दे आर लिक्विड्स, दे आर गैसेस, मोस्टली, मोस्टली लिक्विड्स एंड गैसेस, बहुत कम सॉलिड्स होते हैं ये, अनटिल और अनलेस उनके पास एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। तो इन उसकी वजह क्या है? क्योंकि वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, IMF, IMF, वीक IMF, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वीक IMF। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो लो होते हैं, वो लो होते हैं, क्योंकि लोअर एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लोअर एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती है। अच्छा जी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वही हमने ऊपर इसकी वजह बता दी कि क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, हमने एक वीक टर्म यूज की इंटरमॉलिक्यूलर है, फोर्स ऑफ IMF। अट्रैक्शन है ना? हमने एक टर्म क्या यूज की है, IMF। हाँ, इसको बेटा एक दफा जरा गौर से देखिएगा। ये जो IMF की मैंने टर्म यूज की है ना, नाम से अंदाजा हो रहा है आपको, आपको नाम से अंदाजा हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, अगर लेट्स सपोज पास वाटर,
ये Sir, your voice आपके is not पास वाटर clear. का मॉलिक्यूल है। बेटा मैं अगर हूं कि आपने water को हीट कर आप किया बेटा, बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वाटर को हीट किया। आपने क्या किया, वाटर को हीट किया। तो मुझे ये बताइए कि वाटर को हीट करने से आपको क्या मिलेगा। वाटर को हीट करने से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेंगी या नहीं। यानी कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास H2O है और मैंने उसको हीट किया, तो बेटा क्या मैं सही कह रहा हूं कि मुझे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेंगे। इज दिस करेक्ट, यस और नो। यस। क्या ऐसा ही होगा। यस। हाँ जी। आयशा, माहम, हादिया, अब्दुल्ला कैसर, अम्मार, हमना, हुजैफा, यस सर। इब्राहिम और शहजादी। यस यस सर। सर। अबे ना करो यार। नहीं बेटा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। हाउ इज दैट सर? फिर तो इसका मतलब ये है अच्छा सर, कि कार्बन पानी को डाइऑक्साइड उबाल रहे एंड वाटर। Sir, हो। your voice is not clear. बेटा लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ, बेटा सबको मेरी आवाज ऐसे ही सुनाई दे रही है, लैग कर रही है। जी यस सर सर। इन बिटवीन लैग करती है। सर वैसे ठीक है। ओहो, ओहो। अच्छा चलो, मैं लिख नहीं रहा, आप मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, सही है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब वाटर को बॉईल किया ना, तो वाटर ही रहेगा, वाटर तो वाटर ही रहेगा, H2O तो H2O ही रहेगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, लिक्विड से वेपर बन गया, लिक्विड से वेपर बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। बट H2O remains H2O, but it has changed from liquid to gas। तो वो जो मैंने पहले वाली इक्वेशन लिखी थी वो कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता, पानी रिमेन्स पानी, बट इट हैज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो आपने हीट दिया है इस पानी को, कहाँ चली गई वो, इसने कौन से बॉन्ड को तोड़ा है। आपने जो अभी वाटर को बॉईल किया है अप टू अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, वो कहाँ गया, कहाँ गई वो सारी की सारी हीट। मैं कहूंगा कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पता है कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। ये एक पानी का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा है। ये है बेटा इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से शो की है ना बेटा, ये इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम कह रहे हैं IMF, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, इंटर इंटर इंटर, नॉट इंट्रा, दिस इज इंटर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। देखो बेटा, एक तो ये वाला बॉन्ड है ना बेटा, एक तो ये वाला बॉन्ड है, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ जरा, एक तो ये वाला बॉन्ड है, एक तो ये वाला बॉन्ड है, मैंने इसको ब्लू कर दिया। बेटा ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बेटा ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये थोड़ी टूटता है, ये थोड़ी टूटेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इतना सा टेम्परेचर करने से ये थोड़ी टूटेगा। हमने वाटर को बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, ना 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 ना। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी आपकी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, ये वाली अट्रैक्शन वीक होती है। तो हमने तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये सीखा था कि जब लिक्विड को आप हीट करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल की बढ़ती है, तो ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर हो जाएगा। जब दूर हो जाएगा तो लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, बल्कि गैस बन जाएगा वो। लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, बल्कि गैस बन जाएगा वो। तो दिस इज द रीजन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी बिटवीन द मॉलिक्यूल। और दिस इज द वीक, सॉरी मसाला क्या है? सॉरी, मसाला, कौन सा मसाला बेटा है भाई, कौन था ये भाई। चलो जी, बाद में पका लेना बेटा मसाला, अभी यहाँ देख लो। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सर जो है सॉलिड्स के वो अंदर भी होती है ये? सॉलिड्स के अंदर,
नहीं, सॉलिड्स के अंदर नहीं होती है ये। लेकिन सॉलिड अगर आपके पास कोवेलेंट है ना बेटा, कोवेलेंट है ना अगर सॉलिड, तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी आपके पास। तो फिर आप उसको हीट करोगे तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा, फिर वो गैस बन जाएगा। लेट्स सपोज आयोडीन की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपको पता है आयोडीन सबलाइम हो जाता है इजीली। आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड कैन सबलाइम इजीली, क्योंकि उसकी जो आईएमएफ है, इंटरमोलिक्यूलर, मैंने यहाँ देखो ना डायग्राम बना के एक समझाया है कि ये वाली जो फोर्स है ना बेटा, ये वीक होती है, ये वीक होती है, तो आयोडीन एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और अचानक से एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं वीक अट्रैक्शन की वजह से, तो वो सबलाइम, सबलाइम मींस डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बेसिकली एक ऐसी फोर्स है बेटा which exists between the molecules, not in the molecules, between the molecules, in the molecules नहीं, between the molecules। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने वाटर को HCl से अट्रैक्ट करवाया हुआ है, मैंने वाटर को HCl से अट्रैक्ट करवाया हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, दिस इज इंटरमोलिक्यूलर। मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होती, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है। अच्छा जी, ओके ओके ओके। अगली बात ये मेरे बच्चों कि आ, अब हमारे पास आता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, ये भले अपने पॉइंट नोट करें, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल नेवर एग्जिस्ट बिटवीन आयोनिक कंपाउंड। बेटा सब बच्चे नोट डाउन कर लें अपने पास, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल नेवर एग्जिस्ट बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स। ये याद, ये अपने पास, अपने पल्लू से बांध लो बेटा, ये बात अपने पल्लू से बांध लो। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विल नेवर एग्जिस्ट बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Between sir what? अच्छा जी, Between what? ओके। सो अब हम आते हैं, विल नेवर एग्जिस्ट Sir, बिटवीन between आयोनिक what? बेटा, बिटवीन आयोनिक, ओके। Okay. आयोनिक बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स, सही है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा जायंट की तरफ। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, जायंट नाम से अंदाजा हो रहा है आपको, जायंट मैक्रो, सर जायंट सर मेरे पास एक मैक्रो, क्वेश्चन बड़ा, है। बहुत बड़ा, बहुत। यस। सर ये जो ऑल एसिड आर soluble and all diatomic molecule are insoluble. हाँ, Okay. और intermolecular forces never exist between ionic compounds. सर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं आप देखो थोड़ा सा वो मिल सोडियम जाए क्लोराइड आपका अंडरस्टैंडिंग। जो है ना, आपका जो सोडियम क्लोराइड है ना, वो आयोनिक सॉलिड है, क्योंकि उसमें मेटल भी है और आपके पास नॉन मेटल भी है, सही है बेटा। तो सोडियम क्लोराइड तो मेरे अच्छा बच्चे, वो तो आयोनिक, खुद ही लैटिस, आयोनिक। हाँ आयोनिक, आयोनिक बेटा, ओके। वो तो खुद ही अपने लैटिस में होता है। हमने आपको लैटिस बनाकर दिखाया था, अगर आपको याद हो, देखिएगा जरा लैटिस बेटा, कुछ ऐसा वी स्ट्रक्चर पॉजिटिव और होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, स्ट्रॉन्ग उसमें। इंटरमोलिकुलर हाँ फोर्सेस। हाँ, बहुत नहीं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अच्छा अट्रैक्शन, नहीं। इंटरमोलिक्यूलर यस इसमें नहीं ओके। होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होते ही नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होते ही नहीं। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, नॉट, यू विल नेवर लिसन, यू विल नेवर लिसन आयोनिक मॉलिक्यूल, इम्पॉसिबल, कभी नहीं देखा होगा, किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, कहीं से नहीं सुना होगा, कोई भी नहीं बोलेगा। आयोनिक कंपाउंड्स, नॉट आयोनिक मॉलिक्यूल्स। सो इंटरमोलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इज द मॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नॉट बिटवीन द कंपाउंड्स। ये भी एक इसका कॉन्सेप्ट है। तो आयोनिक आर कंपाउंड्स, नॉट मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन एग्जिस्ट करती है, एंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स we have covalent molecules, so that's why this is the reason IMF exists between the molecules। so इसलिए इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि सर ये कोवेलेंट वी एग्जिस्ट डोंट करती है हैव आयोनिक में। आयोनिक, आयोनिक वी कंपाउंड्स डोंट में हैव ना, आयोनिक हाँ molecule जी, right? हाँ ऐसे Okay, ही है, we ऐसे have ही ionic आयोनिक मॉलिक्यूल compounds नहीं only. होता, आयोनिक कंपाउंड्स Okay. ओनली, यस। अच्छा जी, Okay. जायंट नाम से अंदाजा हो रहा है बेटा आपको, बड़ा, काफी ज्यादा, तो एटम। ये लिखा हुआ है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी हम्म कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है ना। हम्म बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस ही नहीं होते हैं, क्योंकि इनके ओके। पास फ्री आयंस ही नहीं होते हैं। और ज्यादातर जो है वो आयोनिक, आपने देखा होगा कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और वो सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर।
और जब भी कोई चीज वाटर में सॉल्यूबल होती है ना बेटा, वो आयंस में उसके आयंस बन जाते हैं, उसके आयंस बन जाते हैं। जब आयंस बनते हैं ना, तो फिर वो चीज गुड कंडक्टर होगी। देखो, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोवेलेंट ऑलवेज बैड कंडक्टर होते हैं। नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है। कोवेलेंट हर ऑलवेज बैड कंडक्टर नहीं होते। मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, ऑल एसिड्स, ऑल डायटोमिक। अब मैंने यहाँ पर एक बात ये समझाई है कि ये जो ऑल एसिड्स है ना, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। जब सॉल्यूबल है तो गुड कंडक्टर भी हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है बेटा। जो सॉल्यूबल है वो गुड कंडक्टर भी है, जो सॉल्यूबल है वो गुड कंडक्टर भी है। बहुत कम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे शुगर है, शुगर 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 जो है बेटा, वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि जब वो और पानी में मोस्टली जाता है ना, आयन। तो associate नहीं हो, associate का तो आयंस नहीं बनते, बहुत पार्शियल डिसोसिएशन होती है, कम बहुत एसोसिएशन होती है। तो उसके केस में आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल ही बैड कंडक्टर है। तो ये है बेटा इसकी फिजिकल कंपैरिजन विद। अगर आप आयोनिक से करेंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। आयोनिक कहाँ यार, सिर्फ सॉलिड होते हैं। ये तो गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। आयोनिक तो ऑलवेज सॉल्यूबल है। ये तो सॉल्यूबल भी होते हैं, और सम आर इनसॉल्यूबल, सम आर सॉल्यूबल, सम आर इनसॉल्यूबल। आयोनिक के तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये तो लो होता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारे ही लो होते हैं। अभी जो हम जायंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसमें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये तो सॉलिड होगा, ये तो सॉलिड होगा। लेकिन नॉर्मली जो कोवेलेंट होते हैं वो तो लिक्विड और गैसेस होते हैं, लेकिन ये जायंट तो सॉलिड होते हैं। तो बेटा वही बात है कि डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर, सो द कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो ऑब्वियस है कि वो लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करेगा। तो जायंट कोवेलेंट में हमारे पास तीन तरह के डायग्राम, तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट वन इज डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन सिलिका। डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन सिलिका। इनको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, पता है आपको? एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का क्या मतलब है? एलोट्रॉप्स का मतलब है कि बना एक ही चीज से है, बना एक ही चीज से है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बना एक ही चीज से, लेकिन स्ट्रक्चर, बना एक ही चीज से है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये याद है। वी आर ट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स, डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है ना भाई? डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है। ये सिलिका नहीं है, सिलिका में सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। तो डायमंड भी कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन, लेकिन शक्लें दोनों की अलग अलग है, प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। तो ये याद रखिएगा। आ जाते हैं सबसे पहले हम डायमंड पर। अच्छा, डायमंड के स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो डायमंड बेटा कुछ ऐसा structure होता है। फिर वैसे ग्रेफाइट और सिलिका का कलर क्या होता है? कलर बेटा ये ग्रेफाइट का कलर क्या होता बेटा ग्रेफाइट तो आपको नॉर्मली जो नजर आएगा ना, ग्रेफाइट आपको ब्राउनिश सा जो है ना, वो शेड दे रहा होता है। लेकिन जो सिलिका होता है आपका, वो आप देखा होगा, मिट्टी, मिट्टी। सिलिका इज मिट्टी बेसिकली ना। तो है? ओके। और सिलिका, आपने सिलिका जेल भी देखा होगा, सिलिका जी, वो देखा तो हुआ है। ट्रांसपेरेंसी सी आपको नजर आ रही होगी उसमें। बाकी डायमंड तो आपको पता है कि वो तो शाइनी होता है और मेड ऑफ कार्बन है। तो डायमंड का कलर तो ऑब्वियसली क्रिस्टल क्लियर कलर। तो ओके सर। आइए जरा यहाँ पर कार्बन। बेटा कार्बन, कितने सारे कार्बन है, देखो कितने सारे कार्बन लगे हुए हैं। एक चीज नोट करने की यहाँ पर, हर कार्बन इज कनेक्टेड विथ फोर अदर कार्बन। हर कार्बन इज कनेक्टेड विथ फोर कार्बन। बात नहीं की है यहाँ पर। एवरी कार्बन इज कनेक्टेड और अदर कार्बन। अरे ये क्या हुआ? कार्बन के तो आउटर शेल में होते ही चार इलेक्ट्रॉन है, ये तो चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए। मैं एक चीज समझाता हूँ आपको यूं करके। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, जरा मेरे बच्चे देखिएगा। इसके वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। मैंने पूछा आप बच्चों से, मैंने कहा यार कि अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज अगर गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की,
तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये तो चारों इलेक्ट्रॉन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये तो चारों इलेक्ट्रॉन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना भाई, चारों इलेक्ट्रॉन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, तो तभी तो हम कहते हैं डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ फोर अदर कार्बन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करेगा, गुड कंडक्टर नहीं बनेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो गुड कंडक्टर भी नहीं है, बैड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन बिजी है, हर इलेक्ट्रॉन बिजी है। ये बात याद रखिएगा बेटा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट किसी का क्लियर ना हो रहा हो जी? सब बच्चे बेटा, हादिया मुजफ्फर, हादिया राहत, उजैफा, आयशा, माहम, इब्राहिम कैसर, अब्दुल्ला कैसर, बेटा सब ऑल क्लियर है? Yes, sir. All शहजादी? good, sir. Yes. Yeah. ओके। Yes, sir. तो बेटा इसमें अब हम आते हैं प्रॉपर्टी पर, जरा देखिएगा बेटा, पढ़िएगा। ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ईच कनेक्ट फोर स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो शक्ल नजर आ रही है ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको बेटा, दिस इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, ये इसकी शेप का नाम है। जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, पिरामिड होता है, ट्रेपीजियम होता है, सेम गोज विद दिस, दिस इज द टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल। अच्छा जी, ओके। तो भाई डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है यार? सर ये तो बताएं, डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। कितने सारे बॉन्ड लगे हुए, कितने सारे बॉन्ड लगे हुए यार। किस किस को तोड़ोगे भाई आप? किस किस को तोड़ोगे? किस किस को तोड़ोगे? तो, बच्चे कहते हैं सर मैं तो आज भी कह रहा हूँ वीक बॉन्ड होता है। तो सर ये तो आप अपनी ही बातों को गलत कह रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, दूसरी तरफ आप कहते हैं डायमंड का तो ओ हो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा बात असल में ये है, मैं आपको कहता हूं कि यार अपनी अपनी नोटबुक का एक पेज फाड़ना जरा, आसानी से फाड़ दोगे, आसानी से फाड़ दो। मैं बोलूंगा यार आप दो पेजेस को एक साथ फाड़ना, फिर भी आसानी से फाड़ दोगे। तीन को, चार को, पांच को, 10 को, 50 को, 100 को, 500। मैं आपको रजिस्टर दे दूं 500 पेजेस का, बोलो चलो बेटा एक साथ फाड़ो। नहीं कर सकते ना। इटसेल्फ वो कागज जो है, वो पेज जो है, वो वीक है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन हुआ तो वो स्ट्रांग हो गया बेटा। सेम गोज विद डायमंड यार। एक एक बॉन्ड थोड़ी है कोई, एक बॉन्ड थोड़ी है कोई यार, इतने सारे बॉन्ड्स हैं। एवरी बॉन्ड यू हैव टू ब्रेक डाउन सो दैट द डायमंड शुड बी, यू नो, जब डायमंड मेल्ट करेगा तो उससे ये भी है कि उसका बॉन्ड चाहिए, और ये मोर एनर्जी रिक्वायर्ड मेल्टिंग बॉडी। स्ट्रॉन्ग एनी का यूज क्या है? सर आपकी आवाज So your लैग हो voice रही is है सर। lagging again.